विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा हाईकमान ने 2 मंत्रियों के हलके बदल दिए हैं और 1 मंत्री का टिकट काट दिया है। 11 विधायकों के भी टिकट काट दिए गए हैं। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का नाम इस सूची से गायब है। हालांकि उनके बेटे को धर्मपुर हलके से टिकट दे दी गई है। पार्टी ने जयराम सरकार में 2 शक्तिशाली माने जाने वाले मंत्रियों के हलके भी बदले हैं। भाजपा ने शिमला जिले के वरिष्ठ नेता, राजधानी से लंबे समय से चुनावी पारी खेलते आ रहे सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी से प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह पार्टी के कांगड़ा से नेता और दबंग मंत्री राकेश पठानिया का हलका भी बदल दिया गया है। उन्हें इस बार नूरपुर की बजाय फतेहपुर से चुनाव में उतारा गया है। 5 महिलाओं को टिकट, एससी और एसटी वर्ग में 19 प्रत्याशी। भाजपा हाईकमान ने 11 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदले हैं। 1 मंत्री के टिकट काटकर बेटे को टिकट दिया गया है। 5 महिलाओं को भाजपा ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने एससी वर्ग के 11 और एसटी के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। भरमौर, चंबा, जवाली, धर्मशाला, आनी, करसोग, द्रंग, सरकाघाट, भोरंज, बिलासपुर और विधायकों के विधायकों के टिकट कटे हैं। और शाहपुर से सरवीण चौधरी, धर्मशाला से राकेश चौधरी, नूरपुर से रणवीर निक्का, जवाली से संजय गुलेरिया, फतेहपुर से राकेश पठानिया, कांगड़ा से पवन काजल और पालमपुर से त्रिलोक कपूर, बैजनाथ से मुल्खराज प्रेमी, इंदौरा से रीता धीमान, जसवा परागपुर से विक्रम ठाकुर, जयसिंहपुर से रविंद्र धीमान, सुलाह से विपिन परमार, नगरोटा बागवा से अरुण कुमार मेहरा, कूका को और सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो रेणुका जी से इस बार नए चेहरे नारायण सिंह को टिकट दी गई है। और जिला सिरमौर में पहली बार राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा ने पछाड़ में महिला उम्मीदवार घोषित किए हैं। कैप्टन रंजीत सिंह जो कि पूर्व सैनिक हैं, उनको सुजानपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और विजय अग्निहोत्री को नादौन से, डॉक्टर अनिल धीमान को भोरंज से, नरेंद्र ठाकुर को हमीरपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। बड़सर में अभी घोषणा नहीं हुई है, वहां पर पेच फंसा हुआ है। भरमौर के विधायक का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह डॉक्टर जनक राज को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी की ओर से सबसे बड़ा बदलाव भरमौर में डॉक्टर जनक को चुनावी समर में उतारकर किया गया है। हालांकि भाजपा की टिकट के लिए 3 और नेता जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। डॉक्टर जनक राज आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक के पद से लगे हुए थे और उन्होंने 2 महीने पहले ही वीआरएस ली थी। जयराम ठाकुर मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। चंबा के विधायक पवन नायर का टिकट भी काट दिया गया है। इंदिरा कपूर को वहां प्रत्याशी बनाया गया है। नूरपुर से विधायक और मंत्री राकेश पठानिया का हलका बदला गया है और वो फतेहपुर से अब चुनाव लड़ रहे हैं। नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का को प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम जयराम ठाकुर का है, जो सिराज से चुनाव लड़ रहे हैं। चूरा से हंसराज का टिकट फाइनल कर दिया गया है। इंदौरा से रीता धीमान को पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। धर्मशाला से विधायक विशाल नहरिया का टिकट भी कट गया है। राकेश चौधरी को वहां प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने अपने संविधान से हटकर टिकट दिया है। वहीं धर्मपुर में भी मंत्री पिता के हटने पर उनके पुत्र रजत ठाकुर को प्रत्याशी बना दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। इस समय हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 62 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सिर्फ 6 पर अभी पेच फंसा हुआ है और उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी ही हमारे पास आ जाएगी। और फिलहाल इस हमारे पेशकश में इतना ही। इसी पर हम पूरी एनालिसिस के साथ दोबारा आपके साथ सामने। जी हाँ, और अब हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इस बार मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह, जो कि धर्मपुर से इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमाचल को बहुत करीब से देख रहे हैं, हिमाचल के ही रहने वाले हैं। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लिस्ट आपकी नज़रों से भी गुजर चुकी है, आपने सुन भी ली होगी ये लिस्ट। क्या कहेंगे आपको पहला, जो अगर मैं आपका इम्प्रेशन लेना चाहूँ तो आप इस लिस्ट के बारे में पहली आपकी राय क्या रहेगी? नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। उसका कारण ये है कि इनकम्बेंसी 2 तरह की होती है। एक होती है सरकार के खिलाफ, एक होती है विधायक या जो वहां का प्रतिनिधि है उसके खिलाफ जी। तो अब क्योंकि जिन लोगों के 11 एमएलए के टिकट काट दिए और 2 मंत्रियों के इलाके बदले हैं और ये जो सारी चीजें उस बात को
दिखाती है कि बीजेपी ये बात समझती है कि इनके खिलाफ इनकम्बेंसी हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को, इसलिए बदला है। और अभी कुछ जगह वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी शिमला का नहीं घोषित हुआ जी है ना। अभी तो शिमला एक सबसे इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी शिफ्ट कर दिया इन्होंने। जी तो अब इसको देख कर ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरह से कोई इस तरह का रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती कि जिससे कोई इनको नुकसान हो, और मिशन रिपीट जो है इनका, एक्चुअल जो नारा है इनका, ये उसको सार्थक करने के लिए है पार्टी काम कर रही है। तो उसी के तहत हुआ है सारा कुछ ये। यानी कि ये 11 विधायकों का जिस तरह से टिकट कटा है उससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, और यही वजह है कि इन 11 विधायकों को दरकिनार किया गया है। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए वैसे तो कोई भी सरकार हो इनकम्बेंसी तो होती है, जब आप 5 साल राज करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रहती है उसमें, और वो है। लेकिन ये जो विधायकों के टिकट कर रहे हैं इससे तो ये मिलता है, अंदाजा होता है कि वो उनके व्यक्तिगत भी उनकी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी वहां, या पार्टी को ऐसा लगा कि इनके खिलाफ इनकम्बेंसी है, तो इसलिए उन्होंने उनके टिकट काट लिए। जैसे आपको सोलनी में भी सैजल का जो टिकट है बड़ी मुश्किल से लास्ट में जाके अनाउंस हुआ है। सोलन वाला टिकट भी जो डॉक्टर राजेश कश्यप का है वो भी आखिर में जाके हुआ, वहां काफी पेच फंसा हुआ था इनका जी कुछ। शायद इन्होंने कहा कि हमने सीक्रेट पोलिंग भी कराई है उनके साथ, जो बाकी इनके जो लीडर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनके उनमें से, तो इसलिए ये तो वही मैं जानना चाह रहा था कि अभी हाल ही में, अभी कल ही ये खबर थी कि सीक्रेट बैलेट से जाना जा रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, और उसके साथ साथ ये लिस्ट भी आ गई है। तो इससे क्या समझा जाए कि वो एक तरह से सिर्फ एक दिखावा था या वाकई पार्टी उसको लेकर गंभीर थी, जो इन्होंने एक्सरसाइज की है, ये जो बैलेट बॉक्स वाली जो एक्सरसाइज की है? नहीं, मेरे को लगता है ये बैलेट बॉक्स वाली जो एक्सरसाइज है ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ये सिर्फ कुछ लोगों को तसल्ली देने के लिए कि देखो जी हमने तो कुछ नहीं किया। खास तौर पे वो लोग जो कांग्रेस को छोड़ के इसमें आए या कुछ उसके होंगे कंटेंडर, तो उनको अब सेटिस्फाई तो करना है कहीं ना कहीं से। तो उसके लिए इन्होंने इतनी जल्दी आपने बैलेट भी दे दिया, वो पोलिंग भी होगी, उसकी काउंटिंग भी होगी, ये कब किया डिसाइड क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। खैर पार्टी का अपना मामला है, लेकिन इससे जो एक इंडिकेशन तो यही मिल रही है जी। और एक और जो डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रही है अपना मनमोहन जी, वो ये कि महेंद्र सिंह ठाकुर काफ़ी मजबूत मंत्री थे, काफ़ी शक्तिशाली मंत्री थे, नंबर 2 कहे जाते थे जयराम ठाकुर सरकार में। उनको टिकट नहीं दिया गया, हालांकि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। उसका क्या कारण हो सकता है कि किस वजह से ऐसा? महेंद्र सिंह बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं, कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ते रहे हैं, बहुत समय से वहां थे वो, तो उनके खिलाफ तो एक मुहावरा बहुत जबरदस्त था इस बार जो वहां की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो उनको टिकट मिलता तो मेरे ख्याल में सीट जीतने का कोई चांस नहीं था। उसी बात को, हालांकि अगर आप पूरा देखेंगे सारा पिछले सारे जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं या जो ज्यादा पैसा लगा है वो 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है हिमाचल में, या स्वराज में लगा है मुख्यमंत्री की, या महेंद्र सिंह ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है। लेकिन उसके बावजूद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और तो कई बार जीत लिए थे वो, तो उनके बेटे को दे दिया वहां से, चलो परिवार में रहेगी सीट। एक तो ये है दिमाग में, दूसरे जो उनसे शिकायत है लोगों को वो उसका कोई असर शायद कम हो जाए जी। इसी तरह से पिता पुत्र की एक और जो जोड़ी है उसमें भी जैसे चेतन बरागटा और नरेंद्र बरागटा का जो मसला है उसमें भी चेतन बरागटा को टिकट दिया गया है, उनके पिता को नहीं दिया गया है। वो भी लगभग इसी तरह का मामला आप समझते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि अब वो बरागटा ही तो है नहीं। जी जी, है ना? तो उनकी जगह अब वो बीच में इलेक्शन हो भी चुका है मेरे ख्याल में उसके बाद, और ये अब दिया गया है उनको, तो मेरे ख्याल में वो इस कैटेगरी में तो नहीं आता। वो तो उन्होंने पार्टी ने अपने हिसाब से देखा भी, पहले से वो रहे हैं, वहां से मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, लोगों में उनका अच्छा वहां है, एक अच्छी छवि है उनके फादर की भी जी। तो वो तो शायद इसके लिए दिया होगा, वो इस कैटेगरी में मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए वो जी। और जो 2 मंत्रियों के हल्के बदले गए हैं, खासतौर पर राकेश पठानिया की अगर हम बात करें, तो वो शायद इसलिए कि पवन काजल
वहाँ कांगड़ा में आए हैं, उनको एडजस्ट किया गया है। और सुरेश भारद्वाज की आपने बात, नहीं वो भी है कारण इसका। और दूसरा ऐसा मेरे को लगता है कि वही बात तो इनकम्बेंसी पे ही आती है ना, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो। और जो आप देखिए सुरेश भारद्वाज हैं, जो मंत्री बहुत समय से एक जगह से रहे हैं, उन्हीं के बदले गए हैं ये इलाके हैं। वो शायद इसीलिए बदले होंगे ना कि भी वहां इनकम्बेंसी है, लोग उनको कुछ नाराजगी ज्यादा होगी। और ये तो राकेश सिंघानिया तो काफी एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, तो इसलिए इनसे हो सकता है कुछ उस एरिया में ज्यादा उनको लगा हो पार्टी को कि वहां से ये नूरपुर की बजाय फतेहपुर से ज्यादा सेफ है सीट इनके लिए। जी। और एक और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है मनमोहन जी, वो ये कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें भी लगभग वही स्थिति है। महिलाओं को जितने नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, तो वो हालांकि बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दी है 62 में से अगर हम कहें तो। कांग्रेस में तो जो 46 का जो पहला जो आए है, जो लिस्ट आई है, उसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हम क्या समझें कि महिलाओं की सक्रियता उतनी नहीं, हालांकि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं तो काफ़ी सक्रिय मानी जाती हैं, लगभग हर फील्ड में उनकी भागीदारी है। तो राजनीति में कहीं उनकी भागीदारी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों ने जो वादे करती रही हैं या जो दम भरती रही हैं, उतने भी हर पार्टी कहते हैं कि हम कम से कम 33% तक तो अपनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन वो भी दोनों में, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है, भाजपा में भी वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वो ऐसा ना कि हिमाचल की महिलाओं में तो खैर बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनसे ज्यादा ये अवेयर हैं और पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं, और पंचायत प्रधान वगैरह में भी काफी काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी की पार्टी में, राजनीति में वो उनकी वो स्थान नहीं बना पाई है वो, कि जो उनको एक कैंडिडेट के तौर पे पेश किया जाए। अब सरवीन चौधरी हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत समय से लगी हुई हैं उसके लिए। साथ में जो दोनों आई हैं वो काफी यंग भी हैं, और चाहे कांग्रेस की भी है चाहे बीजेपी की भी है, दोनों ही काफी एक्टिव भी हैं और बहुत यंग लड़कियां हैं, वो दोनों कैंडिडेट हैं। तो उनका तो अच्छा है। और बाकी तो आशा कुमारी हो गई, ये हो गई, तो वही लोग हैं जो पहले से आए, नए लोग, नए चेहरे नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसमें। और जो पुराने हैं उनको दोनों पार्टियां अभी तक उस लायक नहीं समझ रही, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका कोई बहुत बड़ा रोल अभी चल नहीं रहा है, कहीं भी मेल डोमिनेटेड है जी। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि एक तरफ प्रेम कुमार धूमल का खेमा रहता है, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर हैं या जेपी नड्डा है, उनका खेमा रहता है। अगर उस नज़रिए से हम इस लिस्ट को एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि धूमल साहब खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, उनका बेटा जो है वो केंद्र में मंत्री है, तो अगर उनके खेमे की बात करें या जयराम ठाकुर के खेमे की बात करें, तब आप क्या स्थिति समझते हैं? क्या जयराम ठाकुर की स्थिति मजबूत हुई लगती है इस लिस्ट के बाद? जी बिल्कुल। उनके जो कैंडिडेट जितनों को जयराम ठाकुर चाहते थे, उनमें से ज्यादातर को टिकट मिल गया है जी। उनके कितने, और दूसरा कारण भी है ना उसका, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने चलाना है स्टेट को। अगर आप मिशन रिपीट भी कह रहे हैं तब भी उसके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तो वही है जी, और कोई चेहरा भी नजर नहीं आ रहा इस तरह का जो उनकी जगह ले सके। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जयराम ठाकुर के अलावा इनके पास आज कोई ऐसा चेहरा नहीं मुझे नजर आ रहा कि जिसको ये मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर सके। अब क्योंकि वो ऑलरेडी रहे हैं, 5 साल उनके हो गए हैं, और कोई बहुत बुरा भी नहीं रहा उनका ये टेन्योर। बहुत अगर अच्छा नहीं होगा तो बहुत बुरा भी नहीं है, लोगों में लोग सोचते हैं कि ठीक है एक बार है तो मिल जाएगा। और दूसरा यह है कि मंडी में पिछली बार 10 की 10 सीटें वो जिता के लाए थे। हालांकि ठीक है कि उसके बाद वो प्रतिभा सिंह वहां से जीत गई लोकसभा का चुनाव मंडी से, लेकिन मंडी की 10 सीटें बीजेपी का कब्जा है, और 13 सीटों पे आपके वहां कांगड़ा की सीटें हैं, और बाकी तो सभी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन बराबर है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2-3। तो मेन इनका फोकस दोनों ही पार्टियों का अभी कांगड़ा और मंडी पे होना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे सोलन है या इधर नाहन है, शिमला है,
इसमें तो बीजेपी को थोड़ा लॉस होने वाला है। जी यहाँ से बहुत सी टीम निकाल पाएंगे, जी लेकिन अब मंडी है, हमीरपुर है, और उधर अपना कांगड़ा है, वो मैटर करेगा। और जो इसकी सेब की जो बेल्ट है, सेब की बेल्ट में सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई है कि अचानक जब से वो अडानी वगैरह के कुछ सेबों की परचेज शुरू हुई है, तो सेब का दाम एकदम नीचे आ गया। जी जहां 100 रुपए पर जा रहा था, वो जाकर 50, 60, 50 पे ही रह गया। तो वो जो है, जैसे कुल्लू का एरिया है, कुल्लू प्रॉपर को छोड़ दीजिए आप, कुल्लू वैली हो गई और किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, ये मेन है। जैसे थोड़ा सा एरिया लाहौल स्पीति का भी है जहाँ सेब होता है बहुत ज्यादा। लेबल ग्रोइंग जो एरिया है जी। हाँ, इसमें है, थोड़ा सा सिरमौर में भी है। तो जहां जहां सेब है, वहां वहां तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है सेब बागवानों का। और मनमोहन बाकी जी, तो भाई, इस लिस्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मिशन रिपीट का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, हालांकि जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, खासतौर पर उपचुनाव जिस तरह से हुए, पार्टी को हार मिली, लेकिन उसके बाद से पार्टी ने संभलने की कोशिश की और अब ये बड़े सोच समझकर ये लिस्ट जो है वो पार्टी की बाहर आई है, बड़ी एक्सरसाइज के बाद ये लिस्ट बाहर आई है। तो क्या मिशन रिपीट का जो इनका सपना है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है? नहीं, इन्होंने तो अपनी तरफ से जो लिस्ट जारी की है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट लोग हैं इनके लिए। जैसे अब वो वहां से अपने भरमौर से अब वो डॉक्टर अपने जो जनकराज यहाँ से रिटायर, हाँ जी, हाँ जी। जी अब जब जैसे अब उन जैसे किसी पर्सनैलिटी को जब आप अपने साथ रखेंगे तो फर्क तो पड़ता है उसका, लोगों में इंप्रेशन भी जाता है। जी तो इसलिए ये तो है कि इनके पास, लेकिन मुश्किल ये है कि ये तो टिकट बदलने से तो सिर्फ तो इंडिविजुअल जो इनकम्बेंसी है या उसका असर है, उसका फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो सरकार की बहुत बड़ी इनकम्बेंसी है उसका क्या होगा? समस्या तो उसमें है। जी बिल्कुल, मेन तो समस्या जो है वो सरकार के खिलाफ, क्योंकि काफ़ी सीट्स ऐसी हैं जहां पर लोग कैंडिडेट से ज़्यादा सरकार की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, और ख़ास तौर पर जिस तरह से एम्प्लॉइज़ का मसला है और एम्प्लॉइज़ की जिस तरह से नाराज़गी है, आखिरी दिन तक भी माना जा रहा था कि शायद ओपीएस को लेकर सरकार कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो फैक्टर भी मनमोहन जी आपको लगता है कि वो भी काफ़ी भारी पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, वो तो भारी पड़ने वाला है ही, शुरू से ही था। तो वो तो इन ये अगर बीजेपी अगर डिफेंसिव रही है तो उसी की वजह से रही है। और मेरे ख्याल प्रधानमंत्री भी अब इतनी बार यहाँ आ गए हैं कि अब तो गिनती भी शायद याद नहीं मेरे को कि कितनी बार आए हैं, लेकिन पेंशन स्कीम पे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और उसके अलावा एक 3% इनका कुछ ये था, वो भी ड्यू था। तो सबको ये उम्मीद थी कि इस बार इलेक्शन से पहले पहले वो भी अनाउंस कर देंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो इम्प्लाइज, और मैंने पहले भी कहा था, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था कि हिमाचल में इम्प्लाइज और किसान एक ही हैं जी। तो इसलिए अगर इम्प्लाइज नाराज हैं तो इसका मतलब है किसान भी नाराज है जी। अब वो मोदी जी की रैली से, और अमित शाह भी आए हैं, और बाकी इन्होंने भी काफी किया है, और मशीनरी भी लगी हुई है, सब कुछ कर रहे हैं करिए जीतने के लिए जी। लेकिन अब उसका कितना असर पड़ेगा, कितना सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी पार्टियों का भी अभी कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी आई थी, उसका कहीं पता नहीं कहाँ है वो। लेकिन ये है कि चुनाव वैसे काफी अच्छा टक्कर का होने वाला है, मिशन रिपीट इतना आसान नहीं होगा। जी 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 मनमोहन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे पास आज समय इतना ही है। आपके साथ इस इलेक्शंस में हम आने वाले समय में भी लगातार आपकी राय लेते रहेंगे, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।